गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये अध्याय चल रहा है। इसमें हमने अभी तक संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। जैसा कि बच्चों आपको विदित है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी गई है, जिसमें संशोधन करने के लिए 3 प्रक्रिया समझाई गई है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। तो संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी गई है, जिसमें संशोधन की 3 प्रक्रिया समझाई गई है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। हमने संविधान में सामान्य परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां और अति महत्वपूर्ण परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। तो कुछ ऐसे संशोधन भी हुए हैं बेटा, जिनमें ज़्यादातर आम सहमति के माध्यम से संशोधन करने का प्रयास है वो किया गया है। तो तीसरा जो तरीका है, उसमें कुछ ऐसे संशोधन भी हुए हैं जिन्हें राजनीतिक दलों ने अपनी आपसी सहमति का परिणाम मानकर जिन्हें संशोधन किया है। एक में अर्थ में कहा जाए तो ये संशोधन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल थे, राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुकूल थे, राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल थे। वास्तव में 1984 के बाद, सन 1984 के बाद अधिकतर जो संशोधन किए गए वो इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करना जरूरी है कि 1984 के बाद या 1989 के बाद मूल रूप से गठबंधन की सरकारों का दौर रहा, लेकिन बावजूद भी इसके अधिकतर संशोधन किए गए। तो इन संशोधनों के पीछे बच्चों एक व्यापक सहमति हमें दिखाई देती है। राजनीतिक उथल पुथल इस दौर में जब हम गठबंधन का दौर देखते हैं, गठबंधन की सरकारों का दौर देखते हैं, तो हम अनेक संशोधनों को आकार लेते हुए देखते हैं। संशोधनों के इस क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून, जिसे हम 52वां संविधान संशोधन, इनके बारे में बेटा मैंने आपको कल बता भी दिया था। संशोधन के इसी क्रम की शुरुआत दल बदल निरोधक कानून, जिसे हम 52वां संविधान संशोधन कहते हैं। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल से जुड़ा हुआ है। दल बदल निरोधक कानून, दल बदल विरोधी कानून, जिसे हम 52वां संशोधन कहते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन। इसके अतिरिक्त 52वें संविधान संशोधन में फिर परिवर्तन किया गया और 91वां संविधान संशोधन है वो दल बदल निरोधक कानून के रूप में लागू किया गया या संविधान संशोधन किया गया। तो 91वां और 52वां और 91वां संविधान संशोधन है वो बेटा दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। इसी प्रकार इसी कालखंड में जो मत देने की जो आयु है, इसी कालखंड में 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो दल बदल निरोधक कानून जिसमें 52वां और 91वां संविधान संशोधन है, और इसी क्रम में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को, न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसी प्रकार 73वां और 74वां संविधान संशोधन किए गए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो भी इसी कालखंड में हुआ, जिसके अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकाय, जो 73वां है, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ग्रामीण स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। और जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है वो शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण स्थानीय निकाय से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन जो शहरी स्थानीय निकाय के से संबंधित है, जिसके द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को और अधिक सशक्त और अधिक मजबूत बनाया गया है। तो इसी काल में नौकरियों में, जैसे आपको बताया गया है, नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। 1992-93 में इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इन कदमों को लेकर देश में एक ज़्यादातर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्षी दल हो, उनमें प्राय बेटा इनमें एक आम सहमति रही है, और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत भी नहीं आई। तो 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक ज़्यादातर एक आम सहमति रही, एक आम स्वीकार्यता रही, और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन करने में, संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन वो भी इसी कालखंड में संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें 73वां ग्रामीण स्थानीय निकाय, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिनकी 3 निकाय होती हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी प्रकार जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम शामिल है। तो इन संशोधनों को पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल रहा। इन मुद्दों से संबंधित संशोधन प्रस्ताव पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं रही। विवादास्पद संशोधन, हमने अभी तक ऐसे कुछ संशोधन रहे जिनमें काफ़ी विवाद रहा, ऐसे कुछ संशोधन भी किए गए जिनको लेकर एक गंभीर बहस है वो छिड़ी, और सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच गहरे मतभेद रहे। संविधान संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। सच्चाई तो यही है बेटा कि 70 से लेकर 80 के दशक में, यानी 1971 से लेकर 1980 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि यानी कानून और राजनीतिक दायरे में भारी बहस हुई। 1971 से 1976 के कालखंड में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। 1971 से लेकर 1976 में, जिस समय इंदिरा गांधी का शासन था देश में, 1975 के बाद में देश में आपातकाल लागू हो गया था, और इस कालखंड में जितने संशोधन किए गए उन संशोधनों को ज़्यादातर विपक्षी पार्टी, जिसमें जनता पार्टी भी थी, उन्होंने इसे भारी संदेह की दृष्टि से देखा। उनका मानना था कि ये जो संशोधन है, ये जो संशोधन किए गए हैं, जैसे आपको मैंने आज बताया है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, जिसमें संशोधन की 3 प्रक्रिया को बेटा समझाया है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। 52वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया।
13वां संविधान संशोधन है वो जो ग्रामीण स्थानीय निकाय से संबंधित है, और 74वां है वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित रहा है। 1971 से लेकर 1976 के कालखंड में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के पास बहुमत था और 1975 में देश में आपातकाल थोप दिया गया था, इसी कालखंड में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहा। जैसा मैंने आपको कहा, इस काल में कांग्रेस की स्थिति थी वो एक तरीके से तानाशाही की स्थिति देश में लागू हुई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तानाशाही देश में स्थापित हुई थी, और जिसका परिणाम स्वरूप, दुखद परिणाम स्वरूप 1975 में देश में आपातकाल लागू होने से हुआ। जून 1975 में जून 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ। देश में आपातकाल लागू हुआ। जून 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ। ये तीनों संशोधन, चाहे 38वां, चाहे 39वां हो और 42वां हो, वो इसी पृष्ठभूमि से निकले थे, यानी कि आपातकाल के बाद में। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। तो जो 38वां, 39वां और 42वां जो संशोधन किए गए, इन संशोधन को करने के या इन संशोधनों को लागू करने के पीछे मूल भावना देश में तानाशाही स्थापित करना और देश में जो संविधान है उसके बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ करना था। तो पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर सभी संस्थाएं सहमत थी। संविधान का जो 42वां संशोधन है वो एक महत्वपूर्ण संशोधन था। इससे संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय को चुनौती थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी थी। इसको चुनौती दी गई थी संसद के द्वारा और इंदिरा गांधी के द्वारा, यहाँ तक कि इसके द्वारा लोकसभा की जो अवधि थी, जो पहले 5 वर्ष निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो लोकसभा की जो अवधि थी, आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन क्योंकि देश में आपातकाल था, कांग्रेस की तानाशाही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने तानाशाही की तरह व्यवहार करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा देश के जो बुनियादी संवैधानिक ढांचा है उससे छेड़छाड़ की गई थी। और एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया था, उस निर्णय को संसद द्वारा पलट दिया गया था, जिसके तहत लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपको मूल कर्तव्यों के बारे में आपने पढ़ा है, तो मूल कर्तव्यों को आपने पढ़ा है, उन्हें संविधान के इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भी समाहित किया गया था, उन्हें संविधान में इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, यह यदि न्यायपालिका को लगे कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका ने ऐसा काम किया है जो संविधान के मूल ढांचे, मूल मर्यादा या संविधान की सही ढंग से व्याख्या नहीं करता, तो उसे वह निरस्त कर सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति, पुनरावलोकन की शक्ति को भी चैलेंज किया गया था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ कहा जाता है कि इन संशोधनों के द्वारा, यहाँ यह भी कहा जाता है कि इन संशोधनों के द्वारा संविधान के बड़े मौलिक हिस्से में नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं, इसी संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, इसी संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे। कितना बड़ा विशाल 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें द्वारा संविधान के बहुत बड़े मौलिक हिस्से में नए सिरे से लिखा गया। इन संशोधनों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को, 7वीं अनुसूची को और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। जब यह संशोधन संसद में पास किए गए तो विरोधी दलों ने, बहुत से सांसद उन्हें जेल में डाल दिए गए थे, क्योंकि आपको पता है 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद समाचार पत्र लेखों, संपादकीय लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विपक्षी पार्टी जनता पार्टी के नेताओं को
जेल में डाल दिया गया था। और जब ये संशोधन किए गए थे तो उनमें से अधिकांश नेता थे वो विरोधी पार्टी के नेता थे, वो जेल में थे। और विरोधी दलों के बहुत से सांसद थे वो जेल में थे। इसी पृष्ठभूमि, आपातकाल की पृष्ठभूमि के बाद 1977 में देश में आम चुनाव करवाए गए, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार है या कांग्रेस है वो चुनाव हार गई। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के लोकसभा के आम चुनाव हुए और सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस चुनाव खुद हार गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। तो नई सरकार ने जो विरोधी जो संविधान संशोधन किए गए उन पर विचार करना उचित समझा और 38वें, 39 और 42वें संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें, 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो 38वें, 39 और 42वें संशोधन द्वारा जो असंवैधानिक संविधान के मूल ढांचे से जो छेड़छाड़ की गई थी उसे 43वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः निरस्त कर दिया गया था। और एक तरीके से जो तानाशाही आतंक का या बहुमत की तानाशाही थी उसे पुनः संविधान के द्वारा उस पर नियंत्रण लगाया गया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः स्थापित किया गया। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इसी कालखंड में 1971 से लेकर 1977 के कालखंड में 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन है वो विशेष रूप से बेटा आपको पता है विवादास्पद रहे। जून 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य संविधान के जो मूल उपबंध थे उनमें बुनियादी रूप से परिवर्तन करना था, मूल उपबंधों को तोड़ना था। तो संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश में सभी संस्थाओं में आम सहमति बनी। वास्तव में संविधान का जो 42वां संशोधन है वो बहुत ही विवादास्पद रहा था और संविधान को उसने गहरे तौर पर प्रभावित किया था, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो समीक्षा के अधिकार थे उसको चुनौती दी गई थी, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए केशवानंद भारती निर्णय को चुनौती दी गई थी। यहाँ तक कि मनमाने ढंग से लोकसभा कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आपने संविधान के मूल कर्तव्य जो आपने पढ़े हैं, सुने ना, इन मूल कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था या जोड़ा गया था। संविधान का 42वां संशोधन क्या था? न्यायपालिका की जो समीक्षा है, पुनरावलोकन की शक्ति है, उस पर रोक लगा दी गई थी। पुनरावलोकन की शक्ति को भी निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ कहा जा सकता है कि संशोधनों के द्वारा संविधान के बहुत बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। इन संशोधनों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और 53 अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए। और जब ये संशोधन संविधान के द्वारा संसद के द्वारा पास किए गए तो विरोधी दलों के अधिकांश नेता थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रमुख नेता थे, जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, वो उस समय जेल में थे। विरोधी पार्टी, विरोधी दल, विरोधी विचारधारा, समाचार पत्र पत्रिकाओं, संपादकीय लोगों सभी पर रोक लगा दी गई थी और तानाशाही सरकार लागू कर दी गई थी। तो 53वें अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए और जब ये संशोधन पास किए गए, जैसे मैंने आपको बताया था, अधिकांश जो विरोधी दलों के सांसद थे वो जेलों में बंद थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 में देश में आम चुनाव कराए गए थे, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार और स्वयं इंदिरा गांधी और कांग्रेस चुनाव हार गई। चुनाव में उनकी करारी हार हुई। जब नई सरकार बनी जनता पार्टी की तो उन्होंने इन विवादास्पद संशोधनों को बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाए और 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे, जो तानाशाही लागू की गई थी, उन्हें 43 और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया था, पूर्ण रूप से बदल दिया गया था। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को लागू कर दिया गया था। शिक्षा के अधिकार, जिसे हम RT कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, और वस्तु एवं सेवा कर, जी हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, संबंधित संशोधनों को देखिए। आप इसके महत्व के बारे में क्या सोचते हैं? तो RT के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत शिक्षा को
मौलिक और बुनियादी अधिकार में माना गया है और 6 से 14 साल तक के समस्त बालक बालिकाओं को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है और बच्चों को स्कूल भेजना ये माता पिता का कर्तव्य माना गया है। इसके अतिरिक्त जीएसटी एक देश एक कर प्रणाली के तहत, एक देश और एक प्रणाली, एक कर प्रणाली के तहत जीएसटी को लागू कर दिया 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से पूरे देश में एक प्रकार की कर सिस्टम को लागू कर दिया गया है। एक प्रकार के पूरे देश में एक समान कर प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से लागू किया गया है। तो शिक्षा के अधिकार जिसे हम आरटी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, और वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं, इससे संबंधित संशोधनों को यदि हम देखें तो आप इसके महत्व के बारे में हम क्या समझते हैं, इनके बारे में बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।